इस वीडियो में हम फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 30 एसेट्स के बारे में जानेंगे। इनमें से कुछ एसेट्स आइडियाज वॉरेन बफे की बचपन की बुक 1000 वेज टू मेक $1000 से बताए गए हैं और कुछ आइडियाज वो हैं जो मेरे फ्रेंड या किसी नोन ने एग्जीक्यूट करे हैं। तो आई होप इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत से आइडियाज आपके ब्रेन में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे पहले जो लोग नहीं समझते तो फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये है कि हमें इतना पैसा हर महीने मिलता रहे जिससे हमें अपनी बेसिक नेसेसिटी के बारे में ना सोचना पड़े। तो बेसिकली फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के दो तरीके हैं। 1, इतना कैश सेव कर लो कि हमें उससे पूरी जिंदगी पैसा मिलता रहे और ये अप्रोक्सीमेटली आता है 25 टाइम्स हमारी एनुअल इनकम के। यानी अगर हर महीने आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो साल के हुए 12 लाख और उसका 25 टाइम्स हुआ 3 करोड़। अगर हमें हर महीने के 50,000 चाहिए तो साल का हुआ 6 लाख और 12 महीने के हुए 1.5 करोड़। यानी बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा नंबर है जिसे सेव करने के बाद हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सेकेंड तरीका है इतने पेपर एसेट्स जैसे कि डिविडेंड पेइंग शेयर्स एक्सेट्रा या फिजिकल एसेट्स जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज बना लो ताकि हमें मिनिमम हर मंथ रिक्वायर्ड पैसे मिलते रहें। तो आइए अब हम देखते हैं उन 30 एसेट्स को। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इनमें से आपने बहुत से एसेट्स सुने भी नहीं होंगे। तो 30th नंबर पर आता है माइनिंग। 1848 में कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था। सबको लग रहा था कैलिफोर्निया की जमीनों में बहुत सोना है, इसलिए 3 लाख लोग वहां पहुंच गए। माइनिंग के दौरान सोना तो बहुत कम लोगों को मिला, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और उन्होंने बहुत पैसे कमाए। और वो थे दुकानदार जो माइनिंग कर रहे लोगों को खुदाई के लिए सामान बेच रहे थे, जीन्स वगैरह बेच रहे थे। ऐसा ही कुछ रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी के केस में हुआ है। कई लोग क्रिप्टो करेंसीज खरीद रहे थे, कुछ ने पैसे कमाए और कुछ ने पैसे नहीं कमाए, लेकिन कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग की। तो बेसिकली क्रिप्टो वर्ल्ड में माइनिंग का मतलब है एक कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ दो, वो कुछ बिजली लेगा और अपनी प्रोसेसिंग पावर देगा, जिसके बदले हमें क्रिप्टो कॉइन्स मिलेंगे जिन्हें हम बेच सकते हैं। अगर हम बड़े स्केल की बात करें तो चाइना और अमेरिका में लोगों ने बहुत ही लार्ज स्केल में क्रिप्टो माइनिंग की और बिटकॉइन वगैरह के प्राइसेस बढ़ने पर उन्होंने बहुत पैसे अर्न किए। छोटे स्केल में बात करें तो लोग अपने घरों में इन माइनिंग रिग्स को रखकर बहुत पैसे कमा रहे थे। एक्चुअली एसेट्स की डेफिनेशन में ये ऑलमोस्ट ट्रू एसेट था, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए हमें अपना बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करना था और इन्वेस्टमेंट हम 25 से 30 हजार में स्टार्ट कर सकते थे। 29th नंबर पर आता है प्रिपेयरिंग माइनिंग रिग्स। अब कई लोगों को ये भी रिस्की लग रहा था कि यार हम माइनिंग रिग घर में क्यों लगाएं, पता नहीं कल को बिटकॉइन या इथेरियम का प्राइस बढ़े या ना बढ़े। तो जो ज्यादा सेफ प्ले करना चाहते थे उन्होंने माइनिंग रिग्स खुद यूज करने के बजाय बेचना स्टार्ट कर दिया ताकि वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। तो माइनिंग रिग्स बेसिकली आप मान सकते हैं कि एक तरह का सीपीयू का डब्बा है। 28th नंबर पर आता है माइनिंग कार्ड्स। क्रिप्टो माइनिंग में नेक्स्ट तरीके के लोग वो थे जो एक्चुअल में माइनिंग रिग्स भी नहीं बेच रहे थे, बल्कि उसके अंदर के जो ग्राफिक कार्ड्स हैं, मदरबोर्ड्स हैं, वो बेच रहे थे और तभी इन कार्ड्स का ऑर्डर करते जब एक्चुअल में डिमांड होती। कई लोगों को बीच में इसमें नुकसान भी हुआ क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो को बैन कर सकती है। 27th नंबर पर आता है रेंटिंग। तो हमारे एक नोन थे जो कि एक नॉर्मल सी जॉब में थे, लेकिन वो हर साल कुछ डिफरेंट करते थे जो बाकी उन्हीं के एज ग्रुप के लोग नहीं करते थे। हर साल वो थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके उन्होंने अपने रिटायरमेंट तक एक रेंटल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी थी जिसमें 10 से 12 यूनिट्स थे और सारे रेंट पर चढ़ चुके थे। यानी अब वो फाइनेंशियली फ्री थे। इतना ही नहीं, अगर वो चाहते तो उसी बिल्डिंग में और कमरे बनाकर और रेंटल इनकम जनरेट कर सकते थे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये एक कॉमन एग्जांपल है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि एक थोड़ा स्लो मेथड है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं रेंटल प्रॉपर्टीज में लगाऊं, तो इसके लिए नेक्स्ट एसेट क्लास आपके लिए आती है और 26th नंबर पर है REIT। जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड्स में बहुत से लोग मिलकर एक एक्सपर्ट को पैसे देते हैं कि वो बेस्ट कंपनीज में हमारे लिए पैसे इन्वेस्ट करें जिसका रिटर्न हमें मिलता है, वैसे ही रियल एस्टेट में जब हम प्रॉपर्टीज के एक्सपर्ट्स को पैसे देते हैं तो वो अच्छी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उसका रेंट सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ऐसे एसेट्स को REIT कहते हैं, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें हमें रेंटल इनकम के साथ साथ अगर प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी होती है तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। इंडिया में भी अभी कंपैरेटिवली ये न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT एंड ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट इंडिया की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं। 25th नंबर पर आता है डिजिटल कोर्स। अगर हमारे पास कोई भी स्किल है, इन्वेस्टिंग, वीडियो एडिटिंग, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका डिजिटल कोर्स बनाकर हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें मार्केटिंग स्किल्स चाहिए होंगी या ऑडियंस जो हमारे पास पहले से ही है। मार्केटिंग स्किल्स के बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। 24th नंबर पर आता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। कई कंपनीज इतनी बड़ी हो जाती है कि उन्हें पता नहीं चलता कि वो अपना प्रॉफिट दोबारा से रीइन्वेस्ट कहां पर करें, इसलिए वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा
अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, जिसे डिविडेंड बोलते हैं। इसका फायदा इन्वेस्टर्स को ये होता है कि अगर कंपनी अच्छी चलती है तो उनके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और साथ में डिविडेंड भी मिलता रहेगा। बजाज ऑटो, ITC, गेल ऐसी कंपनीज हैं जो डिविडेंड देती हैं। मगर इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदना भी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आप इस एसेट क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो आप द फैल्कन मेथड बुक को स्टडी कर सकते हैं। 23rd नंबर पर आता है प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। कई लोग गोल्ड और सिल्वर को एसेट मानते हैं, खास करके रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने बहुत से सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स बॉक्सेस में बंद करके अपने घर रखे हुए हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस हमेशा इंक्रीज होता रहता है। लेकिन कई इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर को एसेट्स नहीं मानते। उनका मानना है कि ये इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं है, यानी ये खुद कुछ अर्न नहीं कर सकता। एनीवेज, फाइनल डिसीजन तो हमें खुद ही लेना पड़ेगा कि हम किन की थ्योरी से सेटिस्फाइड हैं। 22nd नंबर पर आता है कैश। अगर हम इतना कैश सेव कर चुके हैं कि उससे आ रहा इंटरेस्ट ही हमें इतने पैसे दे सकता है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। इस इंटरेस्ट रेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए लोग 12-12 साल के लिए इंडेक्स फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और हर 12 साल के बाद हाफ अमाउंट निकाल लेते हैं। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 21st नंबर पर आता है ऑनलाइन ई बुक। ह्यू सी हावी एक अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर हैं, जिन्होंने बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन सीरीज सीलो लिखी थी। तो शुरू की बुक्स इन्होंने सेल्फ पब्लिश की थी अमेज़न किंडल में, जो कि ऑलमोस्ट फ्री है। और एक वक्त था जब इनकी हर महीने 20,000 से 30,000 कॉपीज बिक रही थी, जिसका मतलब है कि करीबन 1 करोड़ रुपए पर मंथ। बट मैंने देखा है इंडिया में बहुत मुश्किल है इस तरह की सक्सेस को रेप्लिकेट करना, क्योंकि बहुत ही कम लोग कंटेंट के लिए पैसे स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज के लिए कंटेंट लिख सकते हैं या फिर मार्केटिंग में अच्छे हैं तो ये काम कर सकता है। 20th नंबर पर आता है रेंट योर कार। एक हमारे नोन है जो कि जॉब में है और उन्होंने अपनी एक एक्स्ट्रा कार को रेंट पर दे दिया था टूरिज्म के लिए, क्योंकि उनके कुछ फ्रेंड्स होटल्स में थे, जिससे उनकी कार की सारी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो गई और कार लोन खत्म होने के बाद भी उन्हें एक्स्ट्रा इनकम आती रही। इशू ये होता है कि हम एक एसेट बना के रुक जाते हैं, बल्कि रियल फाइनेंशियल नॉलेज वो है जब हम एसेट्स को लाइफ लॉन्ग बनाते रहते हैं। 19th नंबर पर आता है फार्मिंग। फार्मिंग स्पेशली मशरूम फार्मिंग ऐसी चीजें हैं जिसमें काफी पोटेंशियल है, स्पेशली अगर आपके आसपास कोई मंडी है जहाँ मशरूम की डिमांड है। मेरे एक फ्रेंड एक बार अपने नोन की स्टोरी मुझे बता रहे थे कि किसी ने मशरूम फार्म खोला था और वहाँ लोग काम करते हैं जो बीच में से मशरूम निकाल लेते हैं, और वो उसके मालिक पर हंस रहा था कि मालिक कभी विजिट ही नहीं करता। लेकिन मेरे ओपिनियन में तो मालिक इंटेलिजेंट है, जिसने खुद के लिए एसेट बना लिया है और वो प्रॉफिटेबल भी है। थोड़े बहुत मशरूम बीच में गायब हो भी जाए तो किससे फर्क पड़ता है। एनीवेज, 18th नंबर पर आता है लैंड। वेकेंट लैंड में पेड मार्केटिंग से लेकर मैरिज प्लेसेस से लेकर रिटायर्ड सोल्जर्स की ट्रेनिंग सेंटर, ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं जो अगर हमारे केस में पॉसिबल हैं तो इन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं। 17th नंबर पर आता है हाई इनकम स्किल्स। हाई इनकम स्किल्स वो स्किल्स हैं जिनकी अभी मार्केट में डिमांड है और उसके लिए हमें बाकी जॉब्स के कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक ऐसी जॉब है जहां पर कई फ्रीलांसर वर्क जैसी वेबसाइट्स में $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए भी कमा चुके हैं। इसका फायदा ये है कि हम एज अ फ्रीलांसर यूएस जैसी हाई पेइंग क्लाइंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। 16th नंबर पर आता है फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसिंग सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि हम बाकी चीजों में भी कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी स्किल को डेवलप करने का, क्योंकि हमें मौका मिल जाता है रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का। इसलिए अगर हम कोई नई स्किल सीख रहे हैं और साथ में हम फ्रीलांसर बन जाते हैं तो हम बहुत जल्दी अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम लर्निंग स्टेज में हैं तो फ्री में भी हम काम कर सकते हैं। 15th नंबर पर आता है मेक योर ओन एप्लीकेशन। अगर आप ऐप डेवलपमेंट में अच्छे हैं और आपके पास कोई इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है या ऐसा इंसान है जो मार्केटिंग में अच्छा है, तो आप दोनों मिलकर पार्टनरशिप में कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आप दोनों बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। 14th नंबर पर आता है इक्विपमेंट। ऑटोमेटिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, डोना मेकिंग मशीन, पेपर कप मेकिंग मशीन, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी कॉस्ट 1 लाख रुपए के आसपास है, जो हमें काफी अमाउंट अर्न करके दे सकते हैं। अगेन प्रोवाइडेड इसमें हमारे पास ऑलरेडी कोई नोन होना चाहिए जो हमसे ये सब लेने के लिए पहले से तैयार हो, वरना इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। 13th नंबर पर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर हम मार्केटिंग में अच्छे हो गए हैं लेकिन हमारे पास हमारा प्रोडक्ट नहीं है, तो पहले हम दूसरों का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और हर बार किसी का प्रोडक्ट सेल करने पर हमें कुछ कमीशन मिलेगी। नए स्टार्टअप्स हमें नॉर्मल साइनअप्स के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं, स्पेशली जब वो कस्टमर एक्विजिशन स्टेज में होते हैं, जैसे कि अपस्टॉक पर यूजर जो इनके प्लेटफॉर्म में फ्री में डीमैट अकाउंट खोलता है उन्हें 400 रुपीज पे करते हैं। 12th नंबर पर आता है यूट्यूब चैनल। वैसे इसमें बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं एंड आई होप हम सब इससे फैमिलियर भी हैं। ये एक हाई इनकम स्किल है। अगर आपके पास ऑडियंस है तो वी कैन अर्न मनी और जल्दी हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं।
मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं एक पूरा डिटेल्ड कोर्स बनाने की कोशिश करूँ। 11th नंबर पर आता है रॉयल्टी। हमारे नेबर थे जो कि एक टीचर थे, तो उन्होंने अपने स्कूल स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल्स के लिए 1-2 बुक्स लिखी थी। अब ऑब्वियसली उनके स्कूल के स्टूडेंट्स तो उन्हीं की बुक्स खरीदेंगे जिनके लिए उन्हें बार बार कमीशन मिलती रही। I mean 10-15 साल तक कंटिन्यूअसली यही चलता रहा। 10th नंबर पर आता है बॉन्ड्स। अगर कंपनी के शेयर्स खरीदना हमें रिस्की लगता है तो शेयर्स के बजाय हम बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स का मतलब है कि हम कंपनी को उधार दे रहे हैं। अगर हमें कंपनीज पर विश्वास नहीं है तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से भी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अभी इसमें 7.15% रेट अवेलेबल है, जो कि ज्यादा है FD से। 9th नंबर पर आता है एजेंट्स। मेरे एक फ्रेंड है जो कि क्वालिटी इंजीनियर थे और उन्होंने अपनी वाइफ को LIC एजेंट बनवा दिया, और क्योंकि बीइंग अ क्वालिटी इंजीनियर उन्होंने काफी पॉलिसी सेल की। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हाई पेइंग जॉब वाले भी अर्न कर रहे हैं। जहाँ तक कमीशन की बात है तो LIC की वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर हम 2000 रुपए वाली 10 पॉलिसीज भी पर मंथ सेल करते हैं तो साल की हमारी कमीशन बनती है 10,08,000 रुपए। और अगर महीने की 2000 रुपए वाली सिर्फ 2 पॉलिसीज भी सेल कर सकते हैं तो साल के 2,01,000 एक्स्ट्रा कैश हमें फर्स्ट ईयर मिलेगा, और उसके बाद भी कमीशन मिलती रहेगी। 8 नंबर पर आता है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। बहुत से मेरे ऐसे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग को यूज करके डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। अभी वो क्या कर रहे हैं मैं वो रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चल रहे हैं। लेकिन फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक मार्केटिंग स्किल है, और अगर इसे हम बिजनेस स्किल के साथ मैच कर देते हैं तो ये फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ हमारी जर्नी बहुत शॉर्ट कर देगा। नेक्स्ट नंबर पर आता है Airbnb। अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा फ्लोर या वेकेशन होम अवेलेबल है जिसे हम यूज नहीं करते तो एक बेस्ट तरीका है कि हम उसे Airbnb में लिस्ट कर दें और उन्हें रेंट पर चढ़ा दें। जिन्हें नहीं पता, Airbnb एक एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने घर का प्राइस और फोटोज लिस्ट कर सकते हैं और छोटी सी कमीशन के बदले टूरिस्ट उसमें रह सकते हैं। टूरिस्ट की आइडेंटिटी Airbnb से वेरीफाइड होती है। अगर हमारे घर में टूरिस्ट तोड़फोड़ करते भी हैं तो Airbnb 7 करोड़ तक का इंश्योरेंस हमें देता है। तो अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो ये बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। 6th नंबर पर आता है एंजल इन्वेस्टिंग। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको किसी नए स्टार्टअप के फाउंडर पर यकीन है तो उसके बिजनेस में हम शुरू में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे पैसे भी बहुत टाइम इंक्रीज हो जाएंगे, जो नॉर्मल इन्वेस्टिंग में पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो 50 लाख लगाए थे। इन्वेस्टर को एग्जिट मिला अबाउट 3 साल पहले 2018 में, आई थिंक 18 या 17 में उनके स्टेक को किसी ने 28 करोड़ में खरीद लिया। वैसे ये ऑप्शन हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में इसके लिए हमें अक्रेडिटेड इन्वेस्टर होना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन सेबी से रेगुलेटेड नहीं है, अगर हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम 5 करोड़ रुपए होने चाहिए लिक्विड फॉर्म में, और साल के ग्रॉस 50 लाख रुपए इन्वेस्ट होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम तो पहले से ही फाइनेंशियली फ्री होते। एंड यस, यू आर राइट, बट ये पॉइंट था तो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। 5th नंबर पर आता है बिजनेस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड माई फेवरेट वे, क्योंकि शायद मैं खुद भी इसी तरफ इंक्लाइंड हूँ। तो अगर हम अपने किसी फ्रेंड या नोन के साथ मिलकर कोई स्टार्टअप खोलते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम का अमाउंट कुछ ही सालों में अचीव हो सकता है। बिजनेसेस में मेरी एक रेकमेंडेशन रहेगी, एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट हु देन व्हाट, यानी पहले ये डिसाइड कर लो कि बिजनेस में साथ में कौन चाहिए और बाद में ये डिसाइड करो कि करना क्या है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस तभी फेल होते हैं क्योंकि फाउंडर्स के बीच में रिलेशनशिप ही स्ट्रेसफुल टाइम में खराब हो जाता है। 4th नंबर पर आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे फाइनेंशियली फ्री बनने का। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पैसे ऑटोमेटिकली कटते रहेंगे अगर हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन इसमें इशू ये आता है कि ज्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और एक्चुअल में लगता भी है 10, 20, इवन 30 साल तक। बट अगर हम वैसे भी किसी न किसी गोल के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर भी रहे हैं तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। 3rd नंबर पर आता है सेल डिजाइन्ड टी-शर्ट ऑनलाइन। अगेन, अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग में कंफर्टेबल हो या फिर आपका कोई नोन है जो FB एडवर्टाइजिंग में कंफर्टेबल है तो हम डिजाइन्ड टी-शर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन टी-शर्ट के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो बेस्ट वे यही रहेगा कि हम ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों के काम को पहले देख लें जो ऑलरेडी इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। खुद के एक्सपेरिमेंट्स में टाइम वेस्ट ना करें। 2nd नंबर पर आता है मैनेजिंग अ BPO। BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब है कि बड़े बिजनेसेस अपने कई कामों को आउटसोर्स कर देते हैं, यानी दूसरी एजेंसी से करवाते हैं और हम वो एजेंसी बन सकते हैं। काम जैसे कि अकाउंटिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, सेल्स, कस्टमर सर्विस या कॉल सेंटर जैसे काम बिजनेसेस दूसरी एजेंसीज को दे देती हैं। बाय द वे, जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा बोरिंग काम है, तो क्रेड और फ्री चार्ज के फाउंडर बिलियनियर कुणाल शाह ने पहले BPO खोला हुआ था।
I've run a BPO before. I've run a BPO before. और फाइनली फर्स्ट नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट आता है नॉलेज। वॉरेन बफेट का बहुत ही फेमस कोट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक एज इन योरसेल्फ। इन शॉर्ट, हमने जो इनमें सारे एसेट्स डिस्कस किए हैं उन्हें एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम और नॉलेज चाहिए। सबसे शॉर्टेस्ट वे नॉलेज गेन करने का यही है कि हम उन मेंटर से सीखें जो इन चीजों के एक्सपर्ट्स हैं।